हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका लाइव क्लास में। और आज इस लाइव क्लास के साथ आपका परिवार बजट फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, बजट के चरण क्या होते हैं। सबसे पहला होता है बजट की अवधि का निर्धारण करना। दूसरा चरण है परिवार के विभिन्न सदस्यों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना, उनकी मात्रा निर्धारित करना। फिर विभिन्न मदों पे होने वाले व्यय का योग करके बजट पे होने वाली पूर्ण राशि का अनुमान लगाना। परिवार की आश्वत आय व संभावित आय का अनुमान लगाना। अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय में संतुलन स्थापित करना। बजट का निरीक्षण करना, बजट पर नियंत्रण करना, समायोजन करना और व्यय का मूल्यांकन करना। चलिए एक एक करके देख लेते हैं स्टेप क्या है। पहला है बजट की अवधि का निर्धारण करना। देखिए, बजट कितने समय के लिए बनाया जाना है, इसकी अवधि कितनी होगी, यानी कितना टाइम के लिए बजट बनेगा, इसकी अवधि कितनी होगी, 1 माह 2 माह, यानी ये अवधि मासिक होगी, अर्धवार्षिक होगी या वार्षिक होगी। पारिवारिक बजट मासिक होता है क्योंकि अनेक मदों पर व्यय किए जाने वाले धन का भुगतान माह के अंत में अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। परिवार के सभी सदस्यों के आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना, उनकी मात्रा निर्धारित करना। देखिए, परिवार के विभिन्न सदस्यों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनकी एक सूची बना लेनी चाहिए। कुछ सामग्री ऐसी होती है जो सभी सदस्यों के लिए आवश्यक और समान होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, अखबार, बिजली, पानी, दूध। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों के अपने अलग कुछ खर्चे होते हैं जिन पे वे व्यय करते हैं, जैसे वयस्क पुरुष को शर्ट चाहिए, पैंट, टाई, बेल्ट। वयस्क स्त्री को साड़ी चाहिए, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ी, कुछ फैशन का सामान, सौंदर्य प्रसाधन का। छोटे बच्चों को उनको मोजे चाहिए, जूते चाहिए, खिलौने चाहिए। और किशोर लड़कियों को सलवार सूट, दुपट्टा, वृद्धों के लिए धोती कुर्ता चाहिए। परिवार का मुखिया व अन्य सदस्य जिस व्यवसाय या पेशे द्वारा आय अर्जित करते हैं, उस पेशे को बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदना जरूरी होता है। जैसे अध्यापक के लिए कलम, किताब, चिकित्सक के लिए दवाई, औजार, उपकरण, वकील के लिए पुस्तकें, दर्जी के लिए सुई धागा, कैंची, इंची टेप, सिलाई मशीन, ये सब। विभिन्न मदों में होने वाले व्यय का योग करके बजट पर होने वाली पूर्ण राशि का अनुमान लगाना। क्या करना, जो हमारे मद हैं उन पे क्या व्यय हो रहा, उनका योग करो, उनको जोड़ के बजट पे होने वाली पूर्ण राशि का अनुमान लगाना। इसके लिए सबसे पहले क्या, सूची के प्रत्येक मद पर व्यय की जाने वाली राशि के मूल के आधार पर अनुमान लगाना। फिर विभिन्न मदों पर जितना भी व्यय होने वाली राशि है उसको जोड़ा जाता है और सभी को जोड़ के पूर्ण बजट पर होने वाली कुल व्यय का प्रतिशत निकाला जाता है। प्रत्येक शीर्षक के व्यय के योग से ज्ञात हो जाता है कि परिवार की अमुक मद पे कितना व्यय हो रहा है, यानी भोजन पे कितना व्यय हो रहा है, आवास पे कितना व्यय हो रहा है, मनोरंजन पे कितना व्यय हो रहा है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे कितना व्यय हो रहा है। परिवार की आश्वत आय और संभावित आय का अनुमान लगाना, यानी परिवार की इनकम कितनी हो सकती है और कितनी आ रही है। नौकरी करने वाले प्रत्येक परिवार की मासिक आय लगभग निश्चित रहती है, परंतु जो लोग नौकरी नहीं करते हैं, जिनका मतलब ऐसे ही व्यवसाय करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं उनकी लोगों की आय प्रतिमाह अनिश्चित होती है। ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना बहुत जरूरी हो जाता है कि परिवार को विभिन्न साधनों से कितनी आय अर्जित होगी, जैसे ब्याज से, बोनस से, कमीशन से, दुकान से, वेतन से। ये क्या है, संभावित आय है। जबकि प्रति माह वेतन से आय, दुकान से होने वाली आय, मकान किराए से होने वाला लाभ, ये क्या है, निश्चित है। अगर आपने मकान किराए पर दिया है तो आपको पता है महीना, अगर आपने 4,000 पे उठाया तो आपको निश्चित है कि हर महीना 4,000 पे आएगा ही आएगा। बोनस मिलेगा, ये संभावना है, संभावित है। फिर अनुमानित आय और प्रस्तावित आय में संतुलन स्थापित करना। अनुमानित आय यानी जो अनुमान लगा रहे वो आय, और प्रस्तावित आय में प्रस्तावित व्यय में संतुलन, बैलेंस बनाना। यानी अच्छा बजट वही माना जाता है जिसमें आय व्यय में संतुलन होने के साथ साथ आय से व्यय का बजट
कम हो तब भी बचत हो सके। यदि व्यय की राशि अधिक होगी तो प्रत्येक मद से अनावश्यक व कम उपयोगी वस्तुओं को हटा देना चाहिए। बजट का निरीक्षण करना। आय व्यय में संतुलन स्थापित कर लेने के उपरांत एक बार पुनः सरसरी निगाह से सूची का निरीक्षण करना चाहिए। बजट व्यवहारिक है अथवा नहीं, बजट सफल होगा या नहीं, बजट से प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि संतुलन स्थापित करने के चक्कर में आवश्यक वस्तुओं को सूची से हटा दिया जाए और भविष्य के लिए बचत का प्रावधान किया गया है अथवा नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। बजट पर नियंत्रण। केवल रजिस्टर व कागज में सुंदर सुंदर अच्छे से संतुलित बजट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इसको क्रियान्वयन यानी करना भी बहुत जरूरी है। अन्यथा बजट के केवल दिखावे भर बना बजट क्या होगा, एकदम देखने भर का होगा। बजट को सफल बनाने हेतु कदम कदम पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। बजट की रूपरेखा के अनुसार ही प्रस्ताविक रूप में धन व्यय किया जाना चाहिए। आय से अधिक व्यय हो जाने पे क्या होगा, घाटे का बजट हो जाएगा। समायोजन। बजट में लचीलापन होना चाहिए। बजट पर नियंत्रण का अर्थ यह कदापि नहीं कि बजट में प्रस्तावित विभिन्न मदों पर आवंटित की गई धनराशि के व्यय को कठोरता से दृढ़ होकर पालन किया जाए, बल्कि आवश्यकता होने पर या परिवार की रुचि में परिवर्तन होने पर बजट में परिवर्तन किया जा सकता है। कई बार परिवार में पता नहीं रहता कि इस माह आय अधिक होगी अथवा कम होगी, परंतु आय अधिक होने की दशा में वह बजट में प्रावधान करके समय शक्ति बचत के उपकरण को क्रय करने में धन व्यय कर सकता है। इसी तरह मान ले परिवार में किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हो गई हो या धन अधिक व्यय करना पड़ रहा हो, तब अन्य मदों में क्या करनी पड़े, कटौती करके हम क्या करेंगे, जो बचत हो रही है उसका धन का प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। यानी ये कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति की बीमार हो गया, चाहे दुर्घटना हो गई, हमें धन व्यय करना पड़ा तो हम क्या करेंगे, अन्य मदों में कटौती करेंगे, थोड़ी बचत करेंगे और उसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे, इस चीज़ को संभालेंगे। व्यय का मूल्यांकन। देखिए, पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य होता है आय व्यय में बैलेंस स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना। सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा परिवार के सदस्यों को सुख, शांति, प्रसन्नता और खुशी प्रदान करना। बजट के मूल्यांकन से उपयुक्त सभी बातों का पता चल जाता है। व्यय की गई राशि से परिवार को वांछित सुख, संतोष, प्रसन्नता प्राप्त हुई है या नहीं, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है कि नहीं, बजट पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कहाँ तक सफल हो सका है, ये सब। यदि बजट पूरी तरह से सफल नहीं हो सका तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसका निवारण किस तरह से किया जा सकता है, आदि बातों को ध्यान में रखकर आगामी बजट बनाते समय इस पर क्या किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। देखिए, पारिवारिक बजट का महत्व क्या है, पारिवारिक बजट की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको देख लेते हैं। फैमिली के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, समाजशास्त्रियों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्रियों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, राजनीतियों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, समाज सुधारकों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सरकार और शासन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे आता है फैमिली के लिए। देखिए, प्रत्येक परिवार की आय सीमित और आवश्यकता असीमित होती है। इनकम जो है वो सीमित है और आवश्यकताएं क्या असीमित है। अपनी सीमित आय में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना परिवार का फर्स्ट उद्देश्य होता है। बजट बनाने से उसे अपनी कुल आय और व्यय का पता चलता है कि कुल आय कितनी हो रही है, व्यय कितना होता है। यदि कोई आवश्यकता ऐसी है जो अनावश्यक यानी इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पर हम कटौती कर सकते हैं और उस धन को बचा के हम भविष्य के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्यों हेतु व्यय की योजना बनाई जा सकती है। और हम जैसे बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, शादी ब्याह करना है, तो ये क्या दीर्घकालीन लक्ष्य है, इनके लिए हम क्या व्यय की योजना बना लेंगे। पारिवारिक बजट की सहायता से परिवार अपने घरेलू खर्च में समसीमांत उपयोगिता के नियम को अपना के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। बजट से परिवार अपनी आय का वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के बीच में सुचारू रूप से वितरण करना सीख जाता है, जिससे भविष्य के लिए एक निश्चित धनराशि बचाता है, जिसे वह प्रति माह जमा कराता है। इससे बचत की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। साथ ही यह बचत उससे भविष्य में काम आती है, जैसे गंभीर बीमारी होने पर, आकस्मिक दुर्घटना होने पर, शादी विवाह के अवसरों पर
आदि में उसे स्थायी संपत्ति बेचने या ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पारिवारिक बजट से यह पता चलता है कि परिवार अपनी आय का कितना भाग हानिकारक विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय करता है, जैसे शराब, सिगरेट, बीड़ी। वह उस वस्तु पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करके सुविधात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में धन व्यय करता है, जिससे परिवार के रहन सहन का स्तर क्या होता है, ऊंचा उठता है। आवश्यकता की तीव्रता को ध्यान में रखकर उसकी पूर्ति पहले से की जाती है। बजट बना के उसी के अनुसार खर्च करने से व्यक्ति उन्हीं मदों पर व्यय करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। बजट बनाने से आय वृद्धि में सहायता मिलती है, व्यक्ति मितव्ययी बनता है, वह आय को काफ़ी सोच समझ कर व्यय करता है, उसे बचत करने की आदत पड़ जाती है। बजट बनाते समय परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित हों, उन्हें आय और व्यय के बारे में पूरी जानकारी हो, उनके सुझावों और सलाह को माना जाए। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। जो आपकी साइकिल है, फैमिली साइकिल, उसमें क्या है, जो आवश्यकताएं हैं उसमें बदलती रहती हैं। साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति में चेंजेस होता है और नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बजट बनाने से इन समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। पहले पोषण की अवस्था होती है, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उनकी उच्च शिक्षा होती है, फिर रिटायरमेंट। समाजशास्त्रियों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, तो परिवार के स्वरूप और पारिवारिक व्यय के तुलनात्मक अध्ययन से समाजशास्त्री इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि परिवार के विघटन यानी टूटने से आर्थिक स्थिति किस तरह प्रभावित होती है। यानी विघटन से या टूटने से जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, किन किन मदों में वह अनावश्यक किया जा रहा है, यानी किन किन मदों पे जो व्यय है इम्पोर्टेंट भी नहीं है तो भी किया जा रहा है। पारिवारिक विघटन और वह अनावश्यक व्यय को रोकने हेतु कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। अर्थशास्त्रियों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, देखिए अर्थशास्त्री पारिवारिक बजट का अध्ययन करके परिवार की आर्थिक स्थिति, उनका रहन सहन का स्तर, बचत, ऋण आदि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे देश की वर्तमान स्थिति का पता आसानी से चल जाता है। वे इसकी जानकारी प्रशासन और सरकार को देते हैं। प्रशासन और सरकार उसी के अनुरूप आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करते हैं। राजनीतिज्ञों के लिए तो देखिए राजनीतिक पारिवारिक बजट के अध्ययन द्वारा कर प्रणाली जो होती है, टैक्स सिस्टम का निर्धारण करते हैं। कर लगाने से जनता की आर्थिक स्थिति, रहन सहन कितना और किस प्रकार प्रभावित होता है, इसका भी ज्ञान उसे हो जाता है। यदि कर लगाने से जनता का रहन सहन स्तर निम्न होता है तो वह कर हटा लेता है। इतना ही नहीं, यदि पहले से ही लोगों के रहन सहन का स्तर अत्यंत ही निम्न कोटि का होता है तो लोग गरीबी के कारण भूखे मरने लगते हैं। तब उनके स्वास्थ्य सुधार और रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और वित्तीय सहायता, अनाज सहायता दी जाती है। समाज सुधारकों के लिए तो देखिए पारिवारिक बजट का गहन अध्ययन करके समाज सुधारक इस बात का पता लगा लेते हैं कि जनता का रुझान व रुचि किस वस्तुओं के उपभोग पर अधिक है, यानी कौन सी वस्तु जनता को अधिक अच्छी लग रही है, वे किन चीज़ों पे वह अधिक धन व्यय करते हैं। कहीं वह अनावश्यक व हानिकारक वस्तुओं पे तो नहीं किया जा रहा है जिससे समाज व राज्य व राष्ट्र विनाश की गति में गिर सकता है। यदि ऐसा है तो वे सामाजिक नीतियों दशाओं को सुधारने का भरपूर प्रयास करते हैं और हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन पर यथासंभव रोक लगाते हैं। शासन और सरकार के लिए देखिए पारिवारिक बजट के विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन से सरकार और शासन को देश के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। जो वे वर्ग है, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, इनकी जो आर्थिक स्थिति है उनका पता चलता है। इससे सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्धारण, जो आर्थिक नीतियाँ निकाली जाती हैं उनके निर्धारण में मदद मिलती है। यदि अधिकांश जनता श्रमिक मजदूर वर्ग की है तो उनकी आर्थिक दशा दयनीय है, तो वह ऐसे रोजगार उपलब्ध करवाने की कोशिश करती है ताकि उनकी मजदूरी में वृद्धि हो सके। साथ ही कई ऐसी सेवाओं व कार्यक्रमों को चलाती है जिससे जनता को प्रॉफिट हो। अब हम लोग जानेंगे पारिवारिक बजट को निर्मित करने में बाधाएं क्या आती हैं। देखिए क्या आती है, सबसे पहली बाधा आती है शिक्षा की कमी और अज्ञानता। समान शिक्षा और ज्ञान की हमारे देश के अंतर्गत कमी है, जिसके कारण गृहिणियाँ शिक्षित नहीं है और इस प्रकार की स्थिति में प्रायः असंभव ही है कि पारिवारिक बजट को निर्मित किया जाए या पालन किया जाए।
बजट के लाभ से अधिकांश जो गृहिणियां हैं वो अपरिचित हैं। बजट के प्रति उदासीनता, यानी कुछ इस प्रकार की गृहिणियां भी हैं जो पारिवारिक बजट का निर्माण कर सकती हैं, यदाकदा इस क्षेत्र में उन्मुख भी हैं, परंतु वे बजट के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं होती, इनको एक झंझट समझ के त्याग देती हैं, उदासीन हो जाती हैं। समाज के अंतर्गत प्रचलित कुरीतियाँ, कुप्रथाएं, कुछ भिन्न प्रकार की कुप्रथाएं भी बजट की व्यवस्था को सफल होने ना होने का प्रमुख कारण है। इन कुप्रथाओं का बजट पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। एक, अधिकांश परिवारों के अंतर्गत गृहिणियों को अर्थव्यवस्था में अपना परामर्श और सक्रिय योगदान प्रदान करने से वंचित रखने की प्रथा। इस स्थिति में किस प्रकार गृहिणियां बजट का अनुपालन कर सकती हैं? इसके अतिरिक्त समाज की प्रचलित कुछ कुप्रथाएं लोगों को बाध्य कर देती हैं कि वे अनावश्यक व्यय करें। कि कुप्रथाएं है कि नई दिखावे के लिए लोग गाड़ी ले लेते हैं, वो भी लोन पे ले लेते, कर्जे पे गाड़ियाँ ले लेते हैं, बड़ा मकान ले लेते हैं। तो ये क्या है? रे में आ जाते हैं कुप्रथाएं कि नामकरण हो, बच्चे का मुंडन कराए तो बड़ी दावत करो। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ हमारी प्रथाएं चली हैं जिसमें अनावश्यक व्यय होता है और जो पारिवारिक बजट है वो हिल जाता है। देखिए, पारिवारिक बजट को सफल बनाने के लिए महिलाओं की शिक्षा, उनमें ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, उन्हें बजट निर्माण के लिए प्रेरित करें। सामाजिक कुप्रथा को दूर करने का उपाय मितव्ययता व्यय करने और बचत की आदत विकसित करनी चाहिए। यानी मितव्ययता यानी सोच समझ के खर्च करना। जो भी पैसा आप करो बड़ा सोचो समझो फिर उसे लगाओ, उसको खर्च करो। बिना सोचे समझे पैसा खर्च मत करो। पारिवारिक बजट के निर्माण के सिद्धांत क्या हैं तो देख लेते हैं। पहला है परिवार की कुल आय का ज्ञान। देखिए, पारिवारिक बजट के निर्माण का सिद्धांत सबसे पहले है परिवार की कुल आय का, यानी परिवार में जो आय आ रही है वो कितनी आ रही है। अगर घर में बेटा कमा रहा है तो कितना, बहू कमा रही है तो कितनी, यानी सबके थ्रू कितनी आय आ रही है। सफल पारिवारिक बजट का निर्माण करने हेतु परिवार की कुल आय का गृहिणी अथवा बजट निर्माण करने वाले व्यक्ति को सही ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये बात। पारिवारिक बजट के निर्माण करने की प्रक्रिया का आरंभ तभी किया जा सकता है जब हमें जो जितने विभिन्न स्रोत हैं उनसे प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय, जितनी भी आय उनकी जानकारी हो। अस्माकिक आवश्यकताओं हेतु व्यवस्था। देखिए, अस्माकिक मतलब अचानक हमें कोई आवश्यकता हो गई, कोई घटना घट गई, बीमारी आ गई, परिवार में कोई घटना घट गई, तो उनकी पूर्ति होती है। हमें क्या एकदम से बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है और ये आवश्यक है कि बजट के अंतर्गत अस्माकिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की जाए। विगत कुछ माह में कुछ अस्माकिक व्यय के विश्लेषण द्वारा, अनुमान द्वारा अस्माकिक आवश्यकताओं पर होने वाले व्यय को हम क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। व्यय की मूलभूत आवश्यकताओं को निर्धारित करना, यानी परिवार की संपूर्ण आय को समझ लेने के पश्चात परिवार की जो मूलभूत आवश्यकता है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना परिवार रह नहीं सकता, उनको निर्धारण करना। प्राथमिकता के आधार पर परिवार की आवश्यकताओं को लिख लेना, साथ ही उन पर होने वाली अनुमानित व्यय को भी लिख लेना, यानी क्या आवश्यकता है और उस पर कितना व्यय होगा इसको लिख लेना। इसके पश्चात यदि आवश्यक हो तो एक निश्चित सीमा तक कुछ आवश्यकताओं में कटौती की जा सकती है, कोई आवश्यकता उसमें कटौती भी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में पारिवारिक बजट के निर्माण के सिद्धांत के अनुसार उन आवश्यकताओं के बजट के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी पूर्ति हेतु धन का प्रावधान नहीं किया जा सकता हो। बजट कैसा हो, लचीला हो। वास्तव में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति पर होने वाले व्यय और संपूर्ण आय को बजट के अंतर्गत निर्धारित कर लिया जाता है, साथ ही इसमें बचत का प्रावधान भी किया जाता है। बजट को इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था के पश्चात भी कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा करने का प्रयास करने में कुछ कठिनाइयाँ हमारे समझ प्रस्तुत हो सकती हैं और जिसका प्रभाव गृह अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस तथ्य को हमें याद रखना, पारिवारिक बजट को सैद्धांतिक रूप से लचीला होने का सुझाव प्रदान किया जाता है। बजट के लचीला होने पर गृह अर्थव्यवस्था पारिवारिक परिस्थितियों, अगर लचीली होगी तो गृह जो अर्थव्यवस्था है, जो परिवार की जो स्थिति परिस्थिति है और पूर्व अनुमान के परिवर्तित होने पर भी सुचारू रूप से संचालित रहेंगी। बजट लचीला होगा तो जैसी भी स्थिति परिस्थिति होगी परिवार की, बजट हमारा काम कर जाएगा। भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत। देखिए, भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत को भी सफल पारिवारिक बजट निर्माण करते समय में याद रखना चाहिए
कि सिद्धांत के अनुसार भविष्य में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को बजट निर्माण करते समय हमें याद रखना है। जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, मकान निर्माण, बालक बालिकाओं का विवाह, भविष्य संबंधी कार्य हैं, इन कार्यों पर पर्याप्त व्यय किया जाता है। तो हमें भविष्य के नियोजन से संबंधित सिद्धांत यानी इनको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इतना इतना व्यय करना पड़ेगा। तो हमें बजट में बचत का प्रावधान करना चाहिए, तभी हम भविष्य की जो आवश्यकता है इनको पूरा कर सकते हैं। बचत की व्यवस्था का सिद्धांत, कुछ ना कुछ बजट के अंतर्गत होना बहुत जरूरी है। सिद्धांतिक रूप से बजट के निर्माण की करते समय प्रावधान किया जाना बहुत जरूरी है। और मितव्ययता बहुत जरूरी है। मितव्ययता क्या होता है? सोच समझ के खर्चा करना। गत माह के बजट का मूल्यांकन करना। देखिए, पर्याप्त रूप से सूझबूझ करने के पश्चात भी निर्मित किए गए बजट में यह आशंका रहती है कि इसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। इस तथ्य को याद रखते हुए आगामी बजट का निर्माण करते समय सैद्धांतिक रूप से यानी पहले जो महीने का बजट उसका मूल्यांकन कर लेंगे और इस मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना है कोई अनावश्यक व्यय बजट के अंतर्गत सम्मिलित तो नहीं किया गया है और किसी आवश्यक मद की उपेक्षा तो नहीं हुई है। बस यही। वार्षिक पृष्ठभूमि में मासिक बजट का निर्माण करना। देखिए, सामान्यतः बजट का निर्माण 1 माह के लिए किया जाता है, परंतु वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में भी इस मासिक बजट का निर्माण करना चाहिए। कारण है कि प्रत्येक प्रवाह में कुछ इस प्रकार के व्यय होते हैं जो वर्ष के प्रत्येक माह में असमान होते हैं। इसके विपरीत यह भी एक सत्य है कि प्रवाह की आय वर्ष के प्रत्येक माह में समान नहीं होती। कुछ माह में अधिक होती है, कुछ माह में कम होती है। समान रूप से यह तथ्य व्यापारियों पे लागू होता है, यानी कि कभी बिजनेस में ज़्यादा पैसा आ रहा है, किसी माह में किसी में कम आ रहा है। तो प्रत्येक व्यापार में उतार चढ़ाव का काल भिन्न होता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को वर्ष में एक बार बोनस की प्राप्ति होती है और ओवर टाइम की सुविधा भी उपलब्ध होती है। आय व्यय से संबंधित इस अंतर को स्मरण रखते हुए मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में ही किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ आपका जो परिवार का बजट है ये ख़त्म। अब हम लोग कल से ये बजट वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाना, रात 10 बजे वाली लाइव क्लास में देख के आप इसको देख सकते हो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में समय, टाइम को पढ़ेंगे हम लोग। टाइम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो टाइम के लिए रेडी हो जाओ। बिल्कुल टाइम पे पढ़ेंगे टाइम को। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ये बजट में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जितना है मैंने बता दिया। आय व्यय का संतुलन बनाना, यानी कि जो परिवार की मुख्य आवश्यकता उनको ध्यान में रखना है और बजट बनाना है। साथ में बजट के साथ बचत की व्यवस्था जरूर करनी है। बस इसमें इतना ही है। घुमा फिरा के चाहे चरण हो, चाहे लाभ हो, चाहे महत्व हो, सब में वही बोला गया है। तो परिवार बजट को बस आप एक बार रीड कर लेना, सारी क्लासेस देख लेना इसकी। कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं बच्चों। कल हम लोग पढ़ेंगे समय यानी टाइम, फिर ऊर्जा, धन का प्रबंधन। इन सब पे ज़्यादा ध्यान दो, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। अपनी फैमिली का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली है तो हम हैं।